अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने जो है ना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का, तो उसमें हमारी डिस्कशन चल रही है कि मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम उसको जो है ना यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और कस्टमर को एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए कि उसकी नीड और वांट सेटिस्फाई हो और हम जो है ना क्या कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो थी हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारे पास कंज्यूमर का होता है और एक हमारे पास इंडस्ट्रियल होता है। हमने उनके दरमियान डिफरेंशिएशन देखी थी। हमने कहा था कि उसकी नेचर क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं कि जब एक बिजनेस इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर का होगा या इंडस्ट्रियल का होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। तो आज हम उस स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज जो है ना हमारे पास मौजूद हैं जो क्या करती हैं कंपनियां डेवलप करती हैं अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद कि आइदर उसका प्रोडक्ट जो है ना हमारा कंज्यूमर होगा या इंडस्ट्रियल होगा। तो पहली बात हमारे पास कहता है कि डेवलपिंग मार्केट में कि टू इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, a business need to develop and maintain marketing strategy, a plan for developing, pricing, distributing, promoting products that meet the needs of specific customers. This definition has two components: selecting target market and developing an appropriate marketing mix to satisfy that target market. कि हमारे पास कहता है कि बिजनेस जब भी अपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसका जिक्र करता है कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा किस चीज़ के मुतालिक कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्या प्राइस होगी उसकी, कहाँ पे उसको प्लेस करेगा और कैसे उसको प्रमोट करेगा, तभी जाके वो जो है ना सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि दो चीज़ों के ऊपर जो है ना एज ए मार्केटर फोकस करना पड़ता है। पहली चीज़ टारगेट मार्केट, सेकंड हमारे पास जो है ना उसके लिए मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना। जहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास टारगेट मार्केट की, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना, ठीक है, जिसकी नीड, परचेजिंग पावर और डिजायर जो है ना हमें पता चल सके कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, कितने जो है ना उसकी अफोर्डेबिलिटी है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। जैसे कहता है कि मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नीड, परचेजिंग पावर एंड डिजायर एंड अथॉरिटी टू स्पेंड मनी ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज। के मार्केट की जगह पे हम डेफिनेशन देखते हैं तो मार्केट से मुराद हमारा क्या हुआ कि जहाँ पे लोग आते हैं बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग तो तभी पॉसिबल है जब उनके पास पैसे होंगे और उनको विलिंगनेस होगी कि वो चीज़ों के जो है ना यूटिलाइज करें और परचेजिंग करें। तो जहाँ पे हमारे पास टारगेट मार्केट का जिक्र आ जाता है तो कहते हैं कि टारगेट मार्केट इज मोर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर on whose needs and wants a company focuses its marketing efforts, कि जिसके लिए स्पेसिफिकली कंपनी क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करता है। अब जैसे आप देखें कि गली मोहल्ले में जो दुकान होती है, जब पहले पहले ओपन करता है वो बंदा, तो जो भी चीज़ उसको मिलती है मार्केट से वो उसको परचेज करके ले आता है, दुकान में रख देता है कि इसकी भी नीड होगी, शायद ये भी चीज़ चाहिए हो, ये भी चीज़ चाहिए हो, तो वो सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है अपने शॉप पे रख देता है। लेकिन कुछ अरसे बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार इसमें से बहुत से आइटम ऐसे हैं जो यहाँ पे कोई खरीदने ही नहीं आ रहा या उसकी कोई डिमांड है ही नहीं। तो वो चीज़ उसके लिए क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ लॉस बन जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है ना इस तरीके से एक वेग उसके साथ चले, अप्रोच के साथ हमें एक टारगेट मार्केट चूज करनी चाहिए, एक जो है ना स्पेशल एज ग्रुप और उसको जो है ना हमें टारगेट करना चाहिए या इनकम वाले लोगों को टारगेट करना चाहिए और हमें सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि खादी initially focused on women of age 25 and above as the target market for its product. Later on, the brand expanded to cater to not only women of all age group but men and children as well. This strategic focus allowed the company to tailor products to attract specific demographics with much success. In past few years, the company has even diversified into a home linen and accessories and created spin-off brands like Chapter 2 by Cardi for a funkier and experimental set of consumers within the target market. कि जैसे हमने कहा कि इनिशियली जैसे कार्डी था तो क्या करता था कि वो 25 एज से अबव वालों के लिए जो है ना प्रोडक्ट्स बनाता था, उनको ही टारगेट किया हुआ था, ठीक है। सो जो हमारे पास 25 एज के थे या उससे अबव लोग थे उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो
यही चीज जैसे मैंने आपको शॉप की एग्जांपल दी कि दुकानदार पहले पहले शॉप खोल रहा है तो वो एक टारगेट के साथ चले, देखे कि किस चीज की डिमांड है। जब उसको इस चीज का पता चल जाता है कि यार इस चीज की डिमांड ज्यादा है, इस चीज की कम है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो गाड़ी ने भी यही किया कि वो जो है ना क्या कर रहा था कि उसने जो है ना पहले जो है ना 25 एंड 25 अबव के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद तमाम वुमेन को टारगेट कर लिया, फिर उसके बाद चिल्ड्रन और मैन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो ये आपके पास कंपनीज की जो है ना स्ट्रेटेजिक फोकस होता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है कि वो किस तरीके से एक्सपेंड करता है और अपने जो है ना ज्यादा से ज्यादा एरियाज को टारगेट करके वहां पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता है। तो कहते हैं कि कंपनी ने जो है ना होम लिनन और जो नेसेसरीज में भी जो है ना काम किया था। तो क्या सो कंपनी जो है ना क्या करती है कि डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स फिर करती जाती है। जब एक दफा वो स्टेबल हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि उसके मार्केट में कितना पोटेंशियल मौजूद है और किस एरिया में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कहता है कि आइडेंटिफाइंग अ टारगेट मार्केट helps a company focus its marketing effort on those who are likely to buy its products or services. Concentrating on potential customers lets the firm use its resources efficiently. कि जब आप प्रॉपर तरीके से एक टारगेट मार्केट को कंसंट्रेट करते हो और उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हो तो कंपनी के रिसोर्सेज भी ज़ाया नहीं होती और कंपनी को ये भी पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में स्पेशलाइज हो सकता है और कौन सी चीज़ मार्केट को चाहिए। तो वो जब उसी के लिए वही चीज़ें बनाएगा जिसमें वो जो है ना एक्सपर्ट है, जो उसकी स्पेशलिटी है, तो क्या होगा कि कस्टमर भी उसके साथ विलिंग होंगे उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए। और उसके पास जो मौजूद रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या होंगे, बेहतर यूटिलाइज। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आप जो है ना ये देखो कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना कंज्यूमर मार्केट के लिए ही या इंडस्ट्रियल के लिए। अगर कंज्यूमर के लिए है तो फिर तो आप जो है ना जैसे आपके पास लग्जरी आइटम्स हो सकते हैं या बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं, आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल साइड पे जाके रॉ मटेरियल वगैरह उनको प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप जो है ना उनको क्या कर लेते हो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स आ जाते हैं जो कंज्यूमर मार्केट में हमने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स की टाइप देखी, उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है कि फिर उसको स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता है कि मैं अब उस टारगेट मार्केट में किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। कि लेट्स से मैंने कह दिया कि मैंने क्या करना है कि टीनेजर्स को टारगेट करना है। अब कौन से प्रोडक्ट्स जो है ना टीनेजर्स के लिए होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, और फिर मैं जो है ना क्या करूँ बॉयज और गर्ल्स इसमें जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मजीद स्पेसिफाई कर सकता हूँ इसको। फिर उसको मजीद मैं जो है ना स्पेसिफाई करना चाहूँ तो फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इनकम के बेसिस पे भी कर सकता हूँ। अब ये जो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उसके जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स बना के उनको जो है ना एक स्पेसिफिक टारगेट में लेते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। कि मार्केट के हिस्से बना लेना, उसके सेगमेंट्स बना लेना और फिर उसमें देखना कि कौन सा सेगमेंट जो है ना जितना पोटेंशियल रखता है और हमें उसके लिए कितने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि सम फर्म्स यूज अ टोटल मार्केट एवरेज in which they try to appeal everyone, assume all that all buyers have similar needs and wants. Seller of salt, sugar, and many agricultural products use a total market approach because everyone is a potential consumer of these products. Most firms, though, use market segmentation and divide the total market into groups of people. A market segment is a collection of individual groups or organizations who share one or more characteristics and thus have relatively similar products, needs, and desires. कि मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे कंपनी की अप्रोच क्या होती थी पहले कि हर जो है ना प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करने में लग जाते थे, तो उसमें कोई इंडस्ट्री चलती थी कोई नहीं चलती थी। अब क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे जाओ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जी बबल गमर्स है किड्स के लिए, फिर उसके अलावा जो है ना और डिफरेंट आपको जो है ना ब्रांड नजर आएंगे जो सिर्फ किड्स के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आप देखोगे तो जो आपके पास जो है ना फीमेल के लिए जो है ना अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे होंगे, मेल के लिए अलग जो है ना ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं, जो क्या कर रहे हैं कि एक टारगेट सेगमेंट बना के चूज कर लेते हैं और उन्हीं को टारगेट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जैसे नाइकी बैठा हुआ है तो नाइकी किसको टारगेट किया, अपनी एक क्लास को एक लेवल को लोगों को जो है टारगेट किया हुआ है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट को, उन्हीं के लिए वो फैसिलिटी दे रहा है। उससे कम के लिए फिर आपके पास जो है ना बाकी एंड्योर वगैरह बैठे हुए हैं जो लो इनकम वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो हर एक अपने जो है ना एक स्पेसिफिक सेगमेंट चूज करता है और उसके लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है। और वो सेगमेंट किस चीज के बेसिस पे हो सकता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी जो है ना एक जैसी हो, फैमिली वाइज हो सकता है, सिस्टम वाइज उनकी जो है ना एज वाइज हो सकता है, उनके इनकम वाइज हो सकता है, एजुकेशन वाइज हो सकता है, किसी भी चीज के अकॉर्डिंगली हम उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन फिर क्या हुआ is the process of separating, identifying, and evaluating the layers of a market to identify target market. For instance, a target market might be segmented into two groups: family with children, families without children.
Families with young children are likely to buy hot cereals and fresh sweetened cereals. Families with no children are more likely to buy health oriented cereals. A business market may be segmented by large customers and small customer or by geographic areas. ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि मार्केट सेगमेंटेशन फिर वो प्रोसेस हुआ कि जिसमें हम क्या करते हैं हर एक को अलग करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उनके अंदर जो खूबियां एक साथ होती हैं और फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं कि हाँ वाकई इसमें कौन सी मार्केट में हमारे लिए पोटेंशियल है कौन सी में नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो अपने लिए एक टारगेट चूज करती है कि मैंने इनके लिए सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बनाना है और किसी के लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाना तो जैसे हमने कहा कि फैमिलीज और जो है ना अगर हम देखें तो टारगेट मार्केट हम जो है दो हिस्सों में भी मजीद तकसीम कर सकते हैं कि फैमिली विद चिल्ड्रन और फैमिली विदाउट चिल्ड्रन जो फैमिली जो है ना आपके पास क्या होगी यंग चिल्ड्रन उनके होंगे तो उनके लिए हॉट सीरीज वगैरह जो है ना वो बनाएंगे ठीक है और जिनके जो है ना नहीं होगी तो उसके लिए हेल्थ ओरिएंटेड सीरीज बनाएंगे तो बिजनेस क्या करता है कि अपने कस्टमर्स को डिवाइड करता है कुछ हिस्सों में ठीक है और उसके जो है ना एक स्पेशल पार्ट बना के फिर उनके ऊपर फोकस करके उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो किस चीज पे हम जो है ना इसके कॉमन ट्रेड्स को देख सकते हैं किस चीज पे हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो कहते हैं कि कॉमन ट्रेड यूज्ड टू डिस्क्राइब टारगेट मार्केट सेगमेंट इंक्लूड जेंडर एज इनकम ब्रैकेट बट देयर मे बी अदर फैक्टर्स ठीक है कि जेंडर बेसिस पे तो आपके पास कॉमन है आप जो है ना एज बेसिस पे कर सकते हो या फिर इनकम के हिसाब से कर सकते हो कि 30 टू 40 जो है ना रेंज वालों के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए फिर 50 टू 70 रेंज वालों के लिए फिर 70 से 80 या 1 लाख जितनी सैलरी हो उनके लिए जो है ना अलग अलग टारगेट आप जो है ना चूज कर सकते हो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें अगर हम देखें तो पहली चीज हमारे पास डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स में आपके इनकम एज आपके फैमिली साइज रिलीजन ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं और कंपनी क्या करती है कि इन सबको जो है ना इवेल्युएट करती है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगी उनके लिए प्रोडक्ट बनाएगी अब जैसे हमारे पास जो है ना कहता है कि क्लॉथिंग और फ्रेग्रेंसेस है तो वो एज के बेसिस पे सेक्स के बेसिस पे उन्होंने सेगमेंट किए हुए हैं ठीक है या जेंडर के बेसिस पे जो है ना वो उसको करता है और टॉयज जो है ना वो बच्चों की एज के मुताबिक हो जाते हैं कि आप जो है ना अगर आप प्रोडक्ट्स उठाएं टॉयज वगैरह उठाएं तो उस पर लिखा होता है एज लिमिट्स लिखी होती है कि किस एज वालों के लिए ये टॉयज बनाए गए हैं तो वो इसी के अकॉर्डिंगली क्या करें उस टारगेट मार्केट को चूज करके उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं सेकंड हम ज्योग्राफिकली कर सकते हैं कि जी हमारे पास क्लाइमेट वाइज कर लो कि जी लेट से हम कहते हैं कि मुल्तान साइड है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दो क्योंकि वो एक हॉट एरिया है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो उनके लिए अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो जैकेट्स और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो तो क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन उनके जो है ना कल्चर्स उनके जो है ना नीड्स उनको देख के जो है ना क्या कर सकते हैं कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है जैसे आपके पास जो है ना हमने कहा हीटिंग एयर कंडीशन और तमाम सिस्टम्स क्या हैं ये सारे के सारे डिपेंडेंट हैं जियोग्राफी के बेसिस पे तो जहाँ पे गर्मी उनके लिए एयर कंडीशन के ऊपर फोकस जहाँ पे ठंडे इलाके हैं ठीक है तो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस किया जा सकता है सोशल फैक्टर्स जिसमें हम कहते हैं कि आपके पर्सनालिटी के फैक्टर्स लोगों का मोटिव्स उनके लाइफस्टाइल ये बिलीफ सिस्टम ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है कि वो किस तरीके से कौन सी चीज परचेज करना चाहते हैं किस चीज को पसंद करते हैं अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केटर्स प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट इन सेवरल टाइप्स ऑफ पैकेज इंक्लूड 2 लीटर केसेस ऑफ कैंस टू सेटिस्फाई डिफरेंट स्टाइल एंड मोटिव्स कि किसी को स्टाइल चाहिए तो वो जो है ना कैन की तरफ जाएगा किसी को सिंपल चाहिए तो वो जो है ना क्या करेगा बॉटलिंग की तरफ जाएगा और वो उसको परचेज करेगा तो हर एक की जो है ना अपने मोटिव लाइफस्टाइल और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज को पसंद करता है और वो किस चीज को प्रेफरेंस देता है किस चीज को प्रेफरेंस नहीं देता एज ए कंपनी फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना पड़ता है तो ये हमने कहा कि हमारे पास जो है ना क्या है मार्केट सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप इनको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को या एज या जेंडर या इनकम इस वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर आप रीजन वाइज उनके लिए जो है ना अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो या फिर वहाँ के लोगों का रहन सहन का अंदाज उनके जो है ना पहनने ओढ़ने और इन चीज़ों के स्टाइल को देख के उनके बिलीफ सिस्टम को देख के आप उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो सेकंड चीज हमने कही कि हमारे पास जो है ना मार्केटिंग मिक्स आ जाता है जिसको मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम जो है ना 4 पीस भी कहते हैं लेकिन ये पीस हमारे पास जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जा रहे हैं कोई 5 पीस तक चला गया कोई 7 पीस तक चला गया ठीक है सो यहाँ पे जो हमारे पास जिक्र किया गया है दैट इज अबाउट द 5 पीस ठीक है कि 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग के जिसको हम यूज कर सकते हैं और अपने जो है ना प्रोडक्ट को डिवेलप कर सकते हैं सो कहता है कि इन 5 टूल्स को हम जो है ना मार्केटिंग मिक्स कहते हैं जो है ना पहले इसको 4 पीस कहा जाता था जैसे अब न्यू टेक्स्ट में हमने कहा कि पीपल और पैकेजिंग को जो है ना ऐड कर दिया गया तो इसको 5 पीस में कन्वर्ट कर दिया अदरवाइज हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट होता था प्राइस होती थी प्लेस होता था प्रमोशन होता था आप पांचवा कोई जो है ना पीपल उसमें कंसिडर करता है कोई पैकेजिंग को कंसिडर करता है उसमें कि ये भी हमारे पास मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है
और मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या है, हमारे पास एक पूरा प्लान है, एक मैप है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उसमें कौन कौन सी चीजें जो है ना हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कौन सा ड्यूरिंग सेल हम उसको चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स कहलाते हैं कि मैंने आइदर एक नया प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मैंने एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है, या फिर मैंने क्या करना है कि टोटली एक नई चीज की तरफ जाके उसको प्रोड्यूस करना है। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे पास, हमने पहले भी कहा कि हमारे पास गुड्स हो सकते हैं, हमारे सर्विसेज हो सकते हैं, कोई आइडियाज हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। अब उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, जो क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा कि जो है ना कंपनी किस तरीके से अपने टारगेट मार्केट को जो है ना इंक्रीज कर सकती है, कैसे वो अपने सेल्स ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है। और वो तब पॉसिबल होगा जब वो उसके लिए क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी बनाए। ठीक है, क्योंकि ये भी तो जरूरी है ना कि अगर आपने एक चीज बनाई भी और आपका कंज्यूमर उसके लिए विलिंग ना हो ऑफर पे करने के लिए, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस में हम क्या कर सकते हैं कि मॉनिटर और नॉन मॉनिटर दोनों चीजों को हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स उसमें होने चाहिए, कैसे हम उसकी प्राइसिंग करेंगे कि हमारे कस्टमर्स वगैरह क्या कर सके, उसको अफोर्ड कर सके और वो हमारे प्रोडक्ट को जो है ना वैल्यू करें और परचेज करें। अब लेट से आप क्या कर लेते हो कि एक जो है ना 10 करोड़ का जो है ना होटल, एक होटल बना लेते हो और वहां पे आपके पास एक फूड, लेट से हम कहते हैं 10 करोड़ के जो है ना वहां पे आपको जो है ना आइट फूड मशीनरीज या एक्सेसरीज आपको जो है ना मिल रही है। लेट से फ्रिज बना दिया गया, वो 10 लाख रुपए का है। ठीक है, अब 10 लाख का फ्रिज कौन लेगा? तो एक आपने क्या कर दिया, एक ऐसी प्राइस पे एक फ्रिज प्रोवाइड कर रहे हो जिसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर खरीदने वाला कौन होगा आपका? कोई भी नहीं होगा। तो जब खरीदने वाला नहीं होगा तो कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न करेगी? इसीलिए एज ए मार्केटर आपको देखना पड़ता है कि मैंने क्या करना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो है ना बनाना है कि जिसके मैं जो है ना चार्जेस हाई करता हूँ तो कस्टमर मेरा विलिंग हो। ठीक है, और अगर जो है ना मैं लो प्राइस पे करता हूँ तो उसमें मेरा क्या जो है ना एम्बिशंस होने चाहिए, और मैं किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर सकता हूँ। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो जो है ना पहले पहले मार्केट में आती हैं तो वो जो है ना हाई प्राइसेस के ऊपर जो है ना अपना प्रॉफिट गेन कर लेती है। फिर उसके बाद जो है ना उसकी प्राइसेस डाउन हो जाती है। जैसे आपके मोबाइल फोन है, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, जब भी लॉन्च होता है 2.5-3 लाख का लॉन्च हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियल लेवल पे वो क्या कर लेता है कि जितना उसकी कॉस्ट थी वो सारी कवर हो जाती है। उसके बाद वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेल आउट करते जाता है, जितने को भी सेल करे वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट होता है। या फिर कंपनीज क्या करती है कि वो जो है ना बहुत ही लो प्राइस के साथ आना शुरू कर देती है ताकि कस्टमर को गेन कर सके और बस उसी में से मुनाफा हासिल करे, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जैसे क्यों मोबाइल था, लो प्राइस मोबाइल फोन आपको जो है ना प्रोवाइड कर रहा था लो प्राइस में, तो ज्यादा से ज्यादा खरीदने वाले लोग खरीद रहे थे उसको, जिससे जो है ना वो प्रॉफिट्स बना रहा था। तो कंपनी क्या करती है कि इसके अकॉर्डिंगली अपने जो है ना प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को चूज करती है कि आइदर वो जो है ना हाई प्राइसेस के साथ मार्केट में एंट्री करता है, या लो प्राइस के साथ करता है, या फिर कंपेटिटर की इक्वली प्राइस में जो है ना compete कर रहा है लेकिन उससे सस्ता अपना प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो वो जो है ना इन चीजों को देखता है ताकि वो इस चीज को भी ध्यान में रखेगा कि जब वो प्रोडक्ट बना लेता है और उसको सेल करता है तो उसकी प्राइसेस ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर अफोर्ड कर सके। जब कस्टमर अफोर्ड करेगा जिस टारगेट मार्केट के लिए आप बना रहे हो, then it is easy to be sold out. Otherwise, it will be really difficult to sell the product. थर्ड चीज हम कहते हैं कि हमारे लिए ये भी मैटर करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कहाँ करोगे, ठीक है, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो क्या आप जो है ना क्या करते हो कि डायरेक्टली अपनी शॉप ओपन करके जो है ना प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, या फिर आप क्या कर लेते हो कि जो है ना किसी और को, रिटेलर्स वगैरह को जो है ना अपना प्रोडक्ट दे देते हो और उनको कहते हो कि हमारा प्रोडक्ट आपने सेल आउट करना है, अपना प्रॉफिट अर्न कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, आप उनको जो है ना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। या फिर आप जो है ना रेंडिंग पे भी जो है ना उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस किस्म के जितने भी आपके पास जो खर्चे या इसके साथ रिलेटेड जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, किस तरीके से सेल आउट होगा, कौन सेल आउट करेगा, खुद करेंगे या कोई और सेल आउट करके देगा, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं, या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जब हमने अपना प्रोडक्ट एक जगह पे प्लेस कर दिया, लेट्स से रिटेलर्स के पास प्लेस कर दिया, अब हमें उसको प्रमोट कैसे करना है, हमने क्या करना है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे करना है कि वो लोग आए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं बिल बोर्ड वगैरह पे। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री सेल्स प्रमोशन दे सकते हो।
पब्लिक रिलेशन के उनसे मिलो, जान पहचान के लोगों के साथ उनको कन्विंस करो, उनको प्रोडक्ट सेल आउट करो, या फिर पर्सनल सेलिंग, एक वन टू वन लोगों से मिलके उनको जो है ना मोटिवेट करो, इनकरेज करो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लें। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास सोशल मीडिया एक बड़ा सोर्स है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप पैकेजेस परचेज करते हो और अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करते हो। तो जिस एरिया, जहाँ पे जिस जेंडर, जिस एज वालों को टारगेट करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट जो है ना उन्हीं के सामने प्रमोट होता जाएगा। ठीक है। सो कहता है कि प्रमोशन इज ऑफन टेकन फॉर मिस्टेकन फॉर मार्केटिंग बिकॉज इट इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है कि लोग इसको, पहले भी मैंने आपको कहा था कि लोग इसको स्टेट करते हैं कि जी मार्केटिंग क्या है, बिलबोर्ड बनाना, ब्रोशर वगैरह तकसीम करना, ये सारे के सारे जो है ना आपके प्रमोशन के टूल्स हैं, ना कि आपके पास जो है ना आपके मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है। और प्रमोशन किसका टूल है? मार्केटिंग का टूल है, जो मार्केटिंग मिक्स के दायरे में आ जाता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि वो जो है ना अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, ताकि कंज्यूमर जो है ना वो प्रमोट हो सके, उनको जो है ना परसुएड किया जा सके, और वो लोग आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए विलिंग हो जाए। इसके बाद पांचवा भी हमारे पास पीपल, कि आपके पास लोग भी बड़े मैटर करते हैं। ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, वो जो है ना अगर इसके साथ कमिटेड हैं और वो प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए सक्सेस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा है कि दिस इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय टू सपोर्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनी। ऑल प्रोडक्ट्स हैव बोथ टेंजिबल एंड टेंजिबल एस्पेक्ट। People are crucial to the development of the products and tangible aspects। के लोगों का रोल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेंजिबल के लिए, क्योंकि आपके कस्टमर तो इसको देख सकते हैं कि चलो मेरा प्रोडक्ट है, ये चीज़ें इसमें शामिल है, वो जो है ना इसको परचेज कर लेगा। लेकिन जहाँ पे रोल आ जाता है हमारे पास इंटेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स का, वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और फिर जब आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बंदा वहाँ पे मौजूद ना हो, तो फिर वो उसको सेल आउट नहीं कर सकता कि वो उसको जो है ना परसुएड कर सके कि वो बंदा जो है ना इसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले या फिर उसकी सर्विसेज अवेल कर ले। तो ये हमारे पास जो है ना 5 पीस के ऊपर इन्होंने मेनली फोकस किया हुआ है, जिसको यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से शो किया हुआ है एक डायग्राम के जरिए से, कि जिसमें हमने क्या कहा कि मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट में आपके फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ब्रांडिंग कैसे करोगे उसके, पैकेजिंग कैसे करोगे, सर्विसेज क्या दे रहे हो, उसकी वारंटीज वगैरह आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ये सारे के सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली, इसके लिए प्लान कंप्लीट कर लिए, इट मीन्स कि आपने एक जो है ना कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज प्रोडक्ट। अब सेकंड की तरफ आप जाओगे कि उसके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लो प्राइस के साथ, या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ ना हो, या फिर मार्केट पेनिट्रेशन को इस्तेमाल करो कि लो प्राइस के साथ एंट्रेंस करो, या फिर मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूं कि मार्केट में एक हाई प्राइस के साथ मैं एंट्री करूं और वहां पे प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकूं। प्राइसिंग, कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए का मैं चार्ज करूं, कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस बेनिफिट्स वगैरह हैं तो वो हो जाते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर आप दे रहे हो तो वो कितने का होगा, या फिर आप पेमेंट टर्म्स का जिक्र कर रहे हो, कर्जे वगैरह पे सेल आउट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप जो है ना स्ट्रेटजीज बनाते हो, उसको हम कहते हैं प्राइस। थर्ड हमने कहा कि हमारे पास जो है ना प्लेस के चैनल्स, कि आप किसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, थर्ड पार्टी के थ्रू सेल आउट करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हायर करते हो, या फिर अपना ही रिटेल आउटलेट बना के आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करते हो। सेकंड हमने कहा कि मार्केट कवरेज, कि कितने मार्केट को जो है ना आप कवर करना चाहते हो, कितना टारगेट करना चाहते हो, इसके देखना होगा। असॉर्टमेंट, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है ना प्लेस करते हो, किस तरीके से आप उसको देखते हो कि उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे आप उसके क्या करते हो कि जो है ना उसके साथ एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ें ऐड करते हो या मिक्सचर आप उसका बनाते हो। ठीक है। तो हम उसको भी जो है ना कहते हैं कि वो भी हमारे पास जो है इसमें शामिल है, कि हमने जो है ना अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्लेस करना है, कौन सा प्रायोरिटी पे होगा, कौन सा लो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन से जो है ना आपके पास लो, उससे भी लो पे होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास देखना होगा कि मेन कौन से एरियाज हैं। जैसे आप देखें तो बिग सिटीज में सबसे पहले जो है ना कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है, तो उन जो है ना बड़े मार्केट्स में आपको नजर आती है। ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फैलना शुरू हो जाती है, गांव वगैरह की तरफ जो है ना और इलाकों की तरफ वो मूव होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है, आपने पहले देखना है कि कौन से मार्केट के लिए कौन से जो है ना प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए। ठीक है। और उसमें कितने जो है ना आपके पास डिफरेंट वेराइटीज होनी चाहिए, डिफरेंट ऑफर्स होने चाहिए, लोग उसको परचेज कर सके। फिर हमने कहा कि लोकेशन, कि आपके प्रोडक्ट किस जगह पे होना चाहिए। ठीक है। फिर सेंट्रल पॉइंट ऑफ जो है ना सेल कौन सा होगा, इन्वेंट्री, कितना प्रोड्यूस करना है सामान, कितना प्रोड्यूस नहीं करना, कहाँ पे उसको प्लेस करना है, कहाँ पे नहीं करना, उससे मुतालिक डिसीजन।
और फिर ट्रांसपोर्टेशन कि आप उसको डिलीवर कैसे करोगे, कस्टमर खुद आके परचेज करेंगे या फिर आप उसको होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। चौथा हमने क्या कहा कि हमारे पास प्रमोशन है कि सेल्स प्रमोशन, बाय वन गेट वन फ्री, इस किस्म के ऑफर्स देना, बिलबोर्ड वगैरह पे आपने इश्तेहार दे देना उसका, पब्लिक रिलेशन लोगों के साथ मिलके अपने पीआर को इस्तेमाल करना, ठीक हो गया, लोगों से जान पहचान के लोगों को प्रोडक्ट सेल आउट करना, या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग के लोगों के पास जाके उनको प्रोडक्ट सेल आउट करना कि जी ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, उनको कन्विंस करना। इस किस्म के टूल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट जो है ना क्या करेगी, स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग की बनाएगी, तो वो क्या करेगी, वो इन चारों चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करेगी। अगर वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो कभी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग जो है ना अपनी पॉलिसीज नहीं बना सकता, और ना ही वो अपने प्रोडक्ट को इतने बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकता है। तो उसकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो इस मार्केटिंग मिक्स को अंडरस्टैंड करेगा और अपने लिए एक टारगेट मार्केट चूज करेगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो जब आपने एक प्रॉपर तरीके से सेगमेंट बना लिया कि मैं किस एज के जो है लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ और कितने इनकम वालों के लिए बना रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आपके लिए प्रोडक्ट भी डिजाइन करना बड़ा आसान हो जाता है, उसके फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। हम इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, अपने प्राइसिंग, प्लेसमेंट और सारे के सारे स्ट्रेटजीज डिवेलप करते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे, कैसे, किस तरीके से, किस कीमत पे सेल आउट करना है। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि जैसे ह्यूमन का अपना एक लाइफ साइकिल चलता रहता है, इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स का भी एक अपना लाइफ साइकिल होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि वो एक डिफरेंट फेजेस से हमारे पास गुजरते हुए हमारा प्रोडक्ट जो है ना मैच्योर होता जाता है और वो मार्केट में एक्सपेंड होता जाता है। इनिशियली जब आपके पास जो है ना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, हमने मार्केट में देखा हुआ है कि लोग हेजिटेट करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं और उसको जो है ना प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो चीज़ वर्ड ऑफ माउथ दूसरों को, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे से पाँचवें को पता चलती जाती है और वो चीज़ जो है ना एक्सपेंड होती जाती है और हर बंदा उसको परचेज़ करने की कोशिश करता है। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल पीक पे होता है और मैक्सिमम उसकी सेलिंग हो रही होती है, ठीक है? और फिर एक अरसा चलता है, चलता है, चलता है और उसके बाद एकदम से वो चीज़ की डिमांड खत्म होना शुरू हो जाती है। अब जैसे अगर हम देखें तो आईफ़ोन है, तो एक नया आईफ़ोन जो है ना लेट्स से 13 लॉन्च हो जाता है, तो लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही कम लोग उसको परचेज़ करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे लोग परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, वो एक-दूसरे को उसके जो है ना फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाते हैं और उससे इंस्पायर होते हुए क्या होती है, उसकी मार्केट जो है ना ग्रोथ होती करती जाती है, वो जो है ना एक्सपेंड होते जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोगों के पास आपको सेल फ़ोन नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आ जाता है कि वो एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुँच जाता है कि हर दूसरे बंदे के पास वो चीज़ मौजूद होती है। लेकिन कुछ अरसे बाद क्या हो जाता है कि उसकी जो है ना डिमांड खत्म होना शुरू हो जाती है। जैसे नोकिया था तो अपने टाइम पे जो है ना बिल्कुल जो है ना टॉप पे जा रहा था, पीक पे जा रहा था। तो उसके बाद सडनली क्या हुआ, डिक्लाइन होता है कि और आज जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुका है। तो कंपनी क्या करती है कि वो इस जो है ना अपने जो जितने भी मार्केटिंग के डिसीजन होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना अपने जो है ना देखती है कि वो किस फेज ऑफ साइकिल में बैठा हुआ है और मैंने उसको किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनानी है। इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स क्रिएट मार्केटिंग मिक्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एज दे मूव थ्रू द लाइफ साइकिल। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ पैटर्न ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम फॉर अ प्रोडक्ट और a product category, ठीक है, जैसे टाटा कुकिंग ऑयल और edible oil and ghee. As the product moves through the steps of life cycle, the firm must keep revising the marketing mix to stay competitive and meet the needs of the target customers. कि कंपनी जो है ना क्या करती है, अपने आप को देखती है कि मैं किस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अपने जो है ना मार्केटिंग मिक्स उसके साथ कि जो है ना मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते जाता है, अपने मार्केटिंग मिक्स को अपडेट करता जाता है कि अब मैंने किस टाइम पे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। तो जो स्टेजेस साइकिल के हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लाइफ साइकिल में, फेजेस मौजूद हैं, उसमें ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन आ जाता है। सो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इंट्रोडक्शन स्टेज जब होता है तो ये टोटली इनिशियल है, जब आपका एक न्यू प्रोडक्ट जो है ना जो है ना लॉन्च हो रहा होता है, कंज्यूमर को पता होता है कि यार जो है ना आईफोन 13 जो है ना लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को जो है ना प्रमोट करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा उसकी, ठीक है, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कि वो जो है ना इस प्रोडक्ट को परचेज करें, उनकी जो है ना डिमांड क्रिएट हो सके, ठीक है। सो इसलिए कहता है कि जो है ना कुछ जो है ना प्रोडक्ट में अगर देखो तो कस्टमर को जो है ना उसके टेस्ट प्रोडक्ट भी, टेस्ट ड्राइव वगैरह भी दिए जाते हैं।
या फिर आप जो है ना उसको क्या कर सकते हो कि जी उनके डिफरेंट यूनिट्स वगैरह पुट कर सकते हो जहाँ पे वो लोग चाहते हैं, टेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को, फिर परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है कि इनिशियल हमारे पास जो है ना जो प्रोड्यूसिंग एडवर्टाइजिंग होती है प्रोडक्ट की, वहाँ पे हमारी जो है ना रेवेन्यू बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि हमें सारे का सारा खर्चा हमारे एडवर्टाइजमेंट में लग रहा होता है और हमें कस्टमर्स को बताना होता है कि हमारी प्रोडक्ट भी जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, ताकि वो लोग आएँ और उसको परचेज करें। जब एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे तो फिर हमें प्राइसेस जो है ना इंक्रीज करना, चेंज करना जो है ना वो इतना मसला नहीं करता। सो कहते हैं कि प्रोडक्ट इनिशियली हम क्या करते हैं कि सेल करते हैं हाई प्राइस पे। ठीक है, कि अगर हमारे पास कंपटीटर नहीं है तो फिर तो हम उसको जो है ना हाई प्राइस पे सेल आउट करते हैं, जिसके मैंने अभी भी कहा कि जिसको हम मार्केट सीमिंग कहते हैं, कि उसको जो है ना हम हाई प्राइसेस पे इनिशियली चार्ज करते हैं क्योंकि हमारे खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा और होते हैं, तो हम उन खर्चों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे-जैसे हमारे पास जो है ना हमारे खर्चे पूरे होते जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है कवर होते जाते हैं, अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहा होता है, फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसके प्राइसेस चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा और लिमिटेड लोगों को पता होगा, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब आपका प्रोडक्ट ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी सेल्स आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है क्या, और उसके जो है फीचर्स लोगों को पसंद आना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपके पास क्या हुआ कि हर जगह आपके जो है बिलबोर्ड, एडवर्टाइज़मेंट आप करते जाते हो, कस्टमर आपके पास आते जाते हैं और आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और वो उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो है ना आपके पास कस्टमर को भी, जो आपके जो कम्पेटिटर्स बैठे हुए हैं, वो भी तो अब सो नहीं रहे होते। उनको भी पहले से पता होता है कि यार ये बंदा जो है ना ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उससे एक अच्छा प्रोडक्ट या उस किस्म का एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ताकि जो है ना उससे मुकाबला कर सकें। So कहते हैं कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे बी लोअर वंस कंपीटिंग प्रोडक्ट एंटर द मार्केट। तो जैसे ही जो है ना उनका कंपटीटर आ जाता है, देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ मौजूद है मार्केट में, वो इससे लो प्राइस पे आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने तो मुनाफ़ा कमा लिया होता है, ठीक है? इनिशियली जो है ना उसने प्रॉफ़िट कमा लिए होते हैं। अब जो नया बंदा आता है तो उसकी तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। लेट्स से 10,000 की चीज़ थी, वो जो है ना ब 15,000 का बेच रहा था। कंपटीटर आया, उसने भी 10,000 का बना लिया, 15,000 का सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो अब इसने तो ऑलरेडी इतने मुनाफ़ा कमा चुका है, तो अब वो क्या कर देता है, उसकी प्राइस कम करके 13,000 कर दिया। कंपटीटर डायरेक्टली जो है ना वो बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13,000 की जब एक चीज़ मिल रही है तो उसको 15,000 पे क्यों? तो कंपटीटर के लिए वो चीज़ जो है ना क्या हो जाती है, थोड़ा-सा रिस्की हो जाती है कि अभी इनिशियली जो है ना वो स्टार्ट किया और वो जो है ना अपने प्रॉफिट्स को श्रिंक करना शुरू कर दिया। तो जब आपके पास आपका प्रोडक्ट ग्रो कर देते हैं और हर जगह, हर मार्केट में जो है ना फैल जाता है, फिर हम उसको कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। कि इस लेवल पे हमारे पास जो है ना आप हर एक मार्केट में पहुँच चुके होते हो। आपकी सेल्स जो है ना एक मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाती है, ठीक है? और आपके पास क्या हो जाता है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका होता है, हर दूसरा बंदा उस मार्केट में आने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो है ना यहाँ पे फिर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाएँ जहाँ पे हम जो है ना कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। और वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर दे दो, ठीक हो गया, उनके डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दो, वाउचर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दो, मेंबरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दो, ताकि कस्टमर आपके साथ रिटेन रह सकें। और फिर यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट जो है ना मैच्योर हो जाता है, तो फिर एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि जहाँ पे अगर आप जो है ना अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करते, तो मार्केट आपको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे मैंने नोकिया की एग्जांपल दी, तो नोकिया एक अरसे तक चलता रहा और मार्केट में जो है ना वो एक पीक तक पहुँच गया। जब तक मार्केट जो है ना नोकिया इनोवेशंस करता रहा, नई-नई चीज़ें उसमें लाता रहा, नए डिज़ाइन मोबाइल फ़ोन के लाता रहा, मार्केट उसको एक्सेप्ट करती रही। जिस दिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ना शुरू कर दिया, सैमसंग ने जो है ना ऑप्ट करना शुरू कर दिया कि वो एंड्रॉइड की तरफ चला गया। इसने कहा कि नहीं, मैं सैम्बियंस में खुश हूँ, मैं सैम्बियंस के साथ चलता रहूँगा। तब क्या हुआ, मार्केट ने उसको रिमूव करना शुरू कर दिया और उसका जो है ना डिक्लाइन स्टेज शुरू हो गया। सो कंपनीज़ की हमारे पास मेन कोशिश क्या होती है, वो मैच्योरिटी स्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में जमा रहे। अब जैसे सैमसंग था तो S1, फिर S2, S3, S4, S5 और फिर 10, 11 तक क्यों चला गया? क्योंकि वो इस मैच्योरिटी स्टेज को इंक्रीज़ करना चाहता है, कि वो जो है ना डिक्लाइन को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि डिक्लाइन में आपके पास क्या हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट जो है ना वो जो है ना ओल्ड होना शुरू हो जाता है, लोग जो है ना उसको परचेज़ करना छोड़ देते हैं, कंज़्यूमर उसको जो है ना डिमांड कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैटिटर्स आपके पास आ चुके होते हैं, या वो जो है उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर आपके जो है ना प्रोडक्ट को जो खरीद चुके हैं, ठीक है? और अब वो मज़ीद उसको परचेज़ नहीं करना चाहते। सो कहते हैं कि अगर कंपनी वो अपने डिक्लाइन स्टेज के लिए जो है ना अपने प्रोडक्ट में जो है ना अपने आप को तैयार नहीं रखती, तो कहते हैं कि दैट में एक्सपीरियंस एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन बिजनेस, कि वो जो है ना बिजनेस में डिक्लाइन देखी। तो इसीलिए कंपनी को पहले से सोचना पड़ता है कि 2-3 साल बाद जब मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, किस स्ट्रेटजी की तरफ जाऊँ।
जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार फेसेस चेंज करना, उनके स्ट्रक्चर्स को, गाड़ी को चेंज करना, फीचर्स ऐड करना, फीचर्स रिमूव करना। ये किस लिए होता है कि वो अपने इस मेच्योरिटी स्टेज को इंक्रीज कर सके और वो डिक्लाइन में ना जाए, क्योंकि डिक्लाइन में गए तो आपकी तो सेल सब कुछ डाउन होना शुरू हो जाएगी और फिर दोबारा से अप होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनी को। तो वो इसी मैच्योरिटी को एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना लास्ट में एक फिगर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा हुआ, वाई एक्सिस पे सेल्स को देखा है। तो जब आपका इनिशियल स्टेज होता है, जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो कहता है कि द प्रोडक्ट इज टारगेटेड टू अ पार्टिकुलर मार्केट, इंट्रोड्यूस टू दैट मार्केट। एक खास मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट बनाया जाता है और उन्हीं को जो है ना इंट्रोड्यूस करा जाता है, मुतारिफ करा जाता है कि देखो मार्केट में ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। और फिर वहां से लोग आहिस्ता इसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से वो मूव हो जाता है कहाँ, ग्रोथ की तरफ। कि ओवर टाइम द प्रोडक्ट बिकम्स वेल नोन इन द मार्केट एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। कि यहाँ पे प्रोडक्ट वेल नोन होना शुरू हो जाता है, हर बंदे को पता चल जाता है कि अच्छा ये भी मौजूद है, इसमें ये फीचर्स हैं, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। तो हर बंदा जो है ना उसको अपने मार्केट में लाने की कोशिश शुरू कर देता है। फिर हमारे पास एक स्टेज आ जाता है जिसमें प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है और हर बंदे के पास हर मार्केट में वो चीज नजर आना शुरू हो जाती है कि sales volume hits a peak at the end of the growth phase. Then sales begin to level off as a result of competition from new or existing products. कि वो एक मैक्सिमम लेवल तक चली जाती है और कंपनी की जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स डाउन होना शुरू हो जाती है। तो कंपनी को ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड करने की वो कोशिश करता है कि वो ऐसे ना जाए, बल्कि ये जो ड्यूरेशन है उसका, ये जितना मैक्सिमम तक चला जा सके वो इसको चलाते हैं। और इसलिए सैमसंग जो है ना गैलेक्सीज में लगा हुआ है, आईफोन अपनी सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। फिर इस तरीके से आपके पास जो है ना सैमसंग नोट है तो वो अलग सीरीज चल रही है। वो क्या करें हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करके इस मेच्योरिटी स्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट मार्केट से निकल ना जाए। अदरवाइज अगर वो जो है ना नहीं कर पाता तो वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, जहां पे हमने क्या कहा कि द सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइंस एज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जो है ना डिक्लाइंस और कंपेटिटर्स इंक्रीजेस। कि कंपेटिटर की या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वहां जाना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो जाती है कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाती है, कंज्यूमर का दिल भर चुका है, अब वो मजीद उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो वो जो है ना क्या हो जाता है कि उसकी वजह से कंपनी की सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कंपनीज को क्या करना पड़ता है, हमने कहा पहले भी कि कंपनीज जो है ना इसके अकॉर्डिंग देखती है कि वो किस स्टेज पे बैठा हुआ है, आइदर इंट्रोडक्शन, आइदर ग्रोथ और मेच्योरिटी। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपने फीचर्स जो है ना एनहांस करता जाएगा। वो नए जो है ना आपको प्रमोशनल ऑफर्स और इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनाएगा, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेगा और उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मिक्स बनाता रहेगा, ताकि वो अपने जो है ना मेच्योरिटी स्टेज को इंक्रीज करता जाए। एक दफा जो है ना अगर वो इस मेच्योरिटी स्टेज को जो है ना इंक्रीज ना कर पाया और डिक्लाइन की तरफ चला गया, तो कंपनी के लिए डिक्लाइन के स्टेज से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट आपकी कस्टमर और कंपेटिटर से भरी हुई है। तो एक नहीं तो दूसरे की तरफ वो स्विच हो जाएगा और फिर उनको वापस लाना, रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आज का हमारा जो है ना टॉपिक था, जिसमें हमने जो है ना टारगेट मार्केट का जिक्र किया कि टारगेट मार्केट की एक फोकस मार्केट को चूज करो जिसके लिए प्रोडक्ट बनाना है, और उस मार्केट में फिर आप सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि कौन से सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो ताकि मजीद स्पेसिफाई हो सके, और फिर उसी से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करो। और इन सब स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे लाई करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेंगे। सो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।